वेलकम टू बी ए करेकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बी ए तृतीय वर्ष 2020-21 और भौगोलिक विचारधारा जो पेपर है बी ए तृतीय वर्ष का, मतलब बी ए थर्ड ईयर में जो फर्स्ट पेपर होता है वो भौगोलिक विचारधारा का होता है। तो बी ए थर्ड ईयर का ये फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो ये प्रश्न नीचे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये प्रश्न है कि प्राचीन भारत में भौगोलिक विकास के प्रमाण। प्राचीन भारत में जो भौगोलिक ज्ञान के जो विकास के चरण हैं, उन चरणों में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्या क्या प्रमाण मिले हैं, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि भारतीय जो है भारत में भी भूगोलवेत्ता हुए हैं और भारतीय वैज्ञानिकों या फिर भारतीय भूगोल में किस प्रकार का योगदान दिया गया और किस समय में कौन सा योगदान दिया गया। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। ये सब प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसलिए हमने एक सीरीज शुरू की है। तो ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं फिर पूछ लिए जाते हैं, उनके क्रम में ये पहला प्रश्न है और ये पहला वीडियो है। इसके बाद में इसी प्रकार का दूसरा वीडियो आता रहेगा। ठीक, तो वीडियो को लाइक करें ताकि जो है इसकी ये सीरीज़ पूरी की पूरी मैं ला सकूं। ठीक, तो इस प्रकार से आएंगे और जल्द ही आपकी परीक्षा है और आपके आगामी परीक्षा में ये वीडियो अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आइए हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न जो होता है वो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान के विकास के क्या प्रमाण मिले हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको स्पष्ट किस प्रकार से करना है, उत्तर में दिया गया है, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि भारत के अनेक प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है। पहले आप सिंपल भाषा में ऐसे लिखेंगे कि भारत के अनेक प्राचीन ग्रंथों से या प्राचीन पुस्तकों से के अध्ययन हम करते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में भौगोलिक क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए गए थे, जिनका विवरण इस प्रकार से है। और उनका विवरण आप हेडिंग के माध्यम से देंगे, जैसे कि आप ऐतिहासिक मुद्दे, मतलब इतिहास में आप जाएंगे। इतिहास में आप जब आप जो है ढूंढेंगे इन सारी बातों को, तो आपको जानने को मिलेगा कि आखिरकार हमारे भारत में किस प्रकार के भूगोलवेत्ता थे। आइए बात करते हैं हम सिंधु सभ्यता से, क्योंकि सिंधु सभ्यता से मानव पढ़ना लिखना जान पाया। और इतिहास की मैं बात करूं तो इतिहास जो है 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के पहले का जो समय था, उस समय में लोग पढ़ना लिखना या फिर जो है लेखन कला का ज्ञान नहीं हुआ करता था लोगों को। उस समय पाषाण काल चल रहा था, पूरा पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल, उसके बाद में फिर मध्य पाषाण काल। तो पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। पाषाण काल के बाद में आपका सिंधु सभ्यता आ जाती है। तो सिंधु सभ्यता से लोग पढ़ना लिखना जानते हैं चूँकि, इसलिए हम सिंधु सभ्यता से ही शुरू करेंगे। देखें, सिंधु सभ्यता काल, पहली हेडिंग आपकी ये होगी, सिंधु सभ्यता काल। इसमें ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,000 ईसा पूर्व तक का जो समय काल है वो सिंधु सभ्यता का समय काल है। अगर इस प्रकार से आप नोट डाउन करवाएंगे अपनी कॉपी में या फिर करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा अंक मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप ये बात जरूर करेंगे। ठीक, हो सके अगर सिंधु सभ्यता को आप इंडस वैली काल या फिर इंडस काल लिखें, या फिर इंडस जो है इस थोड़ा इंग्लिश अगर लिखने के प्रयास करेंगे, हेडिंग में थोड़ा इंग्लिश ब्रैकेट में कर करके। ठीक, अगर ब्रैकेट में इंग्लिश नहीं लिखना है आपको तो उसके रिलेटेड जैसे कुछ उसका फैक्ट्स हो गया, सन वगैरह, ये आप कोड कर सकते हो, तो इससे नंबर मिलने के चांसेस अधिक होते हैं। जैसे 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको 4 नंबर, 4.5 नंबर हर हाल में दे देंगे। 4.5 या नहीं तो 4 नंबर तो पक्का दे देगा, क्योंकि बीए वगैरह की कॉपी में पूरे के पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं। ये बात आपको भी पता है, सबको पता है। तो ऐसा करना है कि 5 नंबर में 4 नंबर तो मेरे को मिल जाए पूरा का पूरा, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, आइए हम देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता भारत में भौगोलिक ज्ञान के विकास का प्रमाण उत्तरी भारत के मोहनजोदड़ो, पिक्चर भी इस पे एक मूवी भी बन चुकी है, ऋतिक रोशन जिसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। हड़प्पा और दक्षिणी भारत के प्राचीन नगरों की खुदाई द्वारा प्राप्त सामग्री से यह ज्ञात होता है कि भारत में भौगोलिक विकास या फिर भौगोलिक ज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ। ये हमें प्राप्त होता है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा और दक्षिण भारत के कुछ प्राचीन नगरों से। कि जब उनकी हम खुदाई करवाते हैं तो हमको कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं, कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसके माध्यम से हमें कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता काल में प्राचीन भारत में भूगोलवेत्ताओं के ने जो है भूगोल के विकास में योगदान दिया।
आगे है वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल। वैदिक काल जब वेदों का उदय हुआ उसी को वैदिक काल बोला जाता है। वेदों का उदय 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्यकाल में ही हुआ है। वेदों का जो है वेद आए हैं, वेद लिखे गए हैं। तो इन्हीं को हम देखते हैं कि आखिरकार वेदों में किस प्रकार से, फिर ब्राह्मण ग्रंथ में जो है किस प्रकार से, फिर जो पुराण वगैरह हैं उसमें किस प्रकार से भूगोल मतलब भूगोल के संबंध में किस प्रकार का ज्ञान मिलता है। देखिए, इस काल में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ एवं आरण्यकोपनिषद तथा प्राचीन पुराणों आदि से भौगोलिक तथ्यों, घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जब आप पुराण पढ़ेंगे, कभी पुराण आप जो है अगर हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो पुराण ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो उसमें एक होता है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, तो उसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ठीक, तो उसको भी अगर आप जो है अच्छे तरीके से वैसे आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विद्यार्थी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में है, तो अभी आप अपने बस करिए ना कि आप जो है पुराण और भागवत पढ़ेंगे। बाद में पढ़ना होता है जब आप एक समाज शास्त्र में एक चैप्टर होता है वर्णाश्रम। तो जब आप पढ़ते हो जो है आश्रम व्यवस्था, तो आश्रम व्यवस्था में आप पढ़ते हो कि संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम इसीलिए बनाया गया है कि आप जो है उसमें सन्यासी का जो है पूरा का पूरा निर्वाह करें, उसमें आप पढ़ाई लिखाई या फिर भगवान से मोह करें। वैसे अगर आप जो है पढ़ेंगे उस पुराण को तो उसमें सृष्टि से उत्पत्ति के संबंधित बातें बताई गई हैं। और उसमें ये बात भी बताई गई है कि जो पृथ्वी का समय होता है उस समय से कहीं ज़्यादा जो है बहुत धीरे समय चलता है अंतरिक्ष में। मतलब ये कि पृथ्वी पर अगर एक दिन बीत रहा है, पृथ्वी पर अगर एक दिन बीत रहा है तो वहाँ पे 1 सेकंड बीत रहा होगा। अंतरिक्ष का 1 सेकंड पृथ्वी का 1-2 दिन के बराबर है। अगर पृथ्वी मतलब अंतरिक्ष में अगर आप एक दिन बिता दें, मान लिया अंतरिक्ष में आप गए तो एक दिन आप अगर अंतरिक्ष में बिता देते हैं, तो अगर आप पृथ्वी पर आएंगे तो यहाँ पे जो कम से कम 5-6 साल या फिर 10 साल 20 साल बीत गए होंगे, या फिर आप सोचिए पूरा का पूरा युग ही समाप्त हो गया हो। इस प्रकार से जो है देवी पुराण में मिलता है पूरा का पूरा। हमने पढ़ा था उसको, राजा रेवत की कथा जब आप पढ़ेंगे तो राजा रेवत जो है वो अपनी पुत्री रेवती उनका नाम था, तो उनके विवाह के लिए वो जाते हैं ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी से पूछने के लिए कि हमारी पुत्री रेवती के लायक वर कौन है, मतलब उसका दूल्हा दूल्हे योग्य व्यक्ति कौन है पृथ्वी पर। तो उनको नज़र नहीं आ रहा था कोई राजा रेवत को। राजा रेवत जनकपुर के थे, तो वो राजा राजा रेवत जो थे वो गए वहाँ पे। अब जब राजा रेवत जाते हैं तो ब्रह्मा जी के पास चंद मिनट या फिर चंद घंटे या फिर आप बोल सकते हो एक, वहाँ पे घंटा नहीं चलता था, पहर वगैरह चल रहा होता था। तो मतलब एक पहर या फिर कुछ भी बोल सकते हो आप, तो उतनी देर तक थे। और वहाँ पे ब्रह्मा जी ने बताया तो ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि आप जो है किस पृथ्वी की बात कर रहे हैं, किस युग की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा किस युग मतलब कहीं अब आप अगर जाएंगे, सॉरी वो जो राजा रेवत थे वो मथुरा के थे, मथुरा के, ध्यान याद है मथुरा के थे। तो कहे कि अब जाओ, जब जहाँ पे तुम राज कर रहे थे वहीं पे अब कृष्ण और बलराम राज कर रहे हैं। तो जो बलराम है कृष्ण के भाई, वो जो है कृष्ण जो है वो नारायण के अवतार हैं, उनके बड़े भाई बलराम वो शेष अवतार हैं। वो आपके बिटिया के लायक अच्छे वर हैं, ठीक, आपकी पुत्री के लिए योग्य वर वही हैं। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने कहा तो कहे कि आप क्यों हंस रहे हैं और मेरा राज्य कहाँ चला गया। कहे वो सब आपकी जो है पूरी की पूरी संतानें हैं और बहुत सारे युग बीत गए हैं वहाँ पे पृथ्वी पे। तो इसलिए अब वही बातें आजकल जो है इसमें विज्ञान में भी बताई जा रही हैं कि अंतरिक्ष का समय दूसरा है और अपने यहाँ का समय दूसरा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें पहले ही बताई जा रही थी पुराण वगैरह में, ऐसी बात नहीं। तो वहाँ पे भूगोल के बारे में बाकायदा से चर्चा है, ठीक। अब से उसमें देखेंगे तो सप्तद्वीपे वसुंधरा, जब आप कहीं पे जो है हिंदू ग्रंथ में आप कुछ करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ऋग्वेदो अथर्ववेदा सामवेद अथर्वणा ये चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद में जब आप संकल्प लेते हो तब बताते हैं भारतवर्ष से जम्बू द्वीपे, ठीक। उसके बाद में आर्यावर्त देशांतर्गति, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती है। इससे पता चलता है कि भारत क्या था। उसके बाद में एक जब कलश का मंत्र बोला जाता है तो उसमें जो है एक जो है बोला जाता है कि सप्तद्वीपा वसुंधरा, सप्तद्वीप थे, वसुंधरा मीन्स पृथ्वी, सप्त ऋग्वेदो अथर्ववेदा सामवेदो अथर्वणा। उसके बाद में बोला जाता है कि जो है सप्तद्वीपा वसुंधरा, मतलब बोला जाता है कि सब पृथ्वी के सातों द्वीप जो है आकर के कलश में समाहित हो, इस प्रकार से आवाहन होता है। तो 7 द्वीप हैं पृथ्वी पे। इस बात का पता चलता है कहाँ से, इस बात का पता चलता है पुराण से, वेद से और इनसे धर्म ग्रंथों से, ब्राह्मण ग्रंथों से, ठीक। तो इन सभी चीज़ों का पता चलता है।
तो सप्तद्वीप पता थे, मतलब कि 7 द्वीप होते हैं पृथ्वी पे, तो ये सारी चीज़ें पता थी पहले से ही। ये लोग बताएं या ना बताएं, जो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन के कई हजार वर्ष पूर्व, अब बात हो रही है 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे हम बढ़ते हैं। अगला आपका है रामायण एवं महाभारत काल 1600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व। ठीक, तो 1600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय काल रामायण और महाभारत का काल रहा है। भौगोलिक ज्ञान के विषय में विवरण रामायण तथा महाभारत इत्यादि ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। रामायण का किष्किंधा कांड विनिर्माण एवं भौगोलिक ज्ञान से भरा पड़ा है। जब रामायण का आप किष्किंधा कांड पढ़ेंगे, किस रामायण का, रामचरितमानस में भी कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप जो है वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तो वाल्मीकि रामायण में आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो किष्किंधा कांड है, उस कांड में पर्वतों के बारे में पूरा भौगोलिक जो है दशाओं के बारे में, मतलब जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है किसी भी एरिया का, उस बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। तो आप अगर किष्किंधा कांड पढ़ेंगे तो उसको आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी, मतलब भौगोलिक चीज़ों की कि रामायण काल में किस प्रकार की भौगोलिक चीज़ें हुआ करती थी। आगे बात करते हैं चौथा, बौद्ध काल। बौद्ध काल है 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। ठीक, इसके मध्य धम्मपद, बौद्ध त्रिपिटक एवं जातक कथाओं तथा अनेक बौद्ध साहित्य द्वारा भौगोलिक सूचनाओं की जानकारी मिलती है। तो बौद्ध काल में भी भौगोलिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके बाद में पौराणिक काल में हम आएंगे, तो पौराणिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1100 ईसा पूर्व, 1100 ईस्वी, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1100 ईस्वी में हम प्रवेश कर देंगे। अब ईसा पूर्व और ईस्वी में आपको डिफरेंस होगा। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय जो है वो ईसा पूर्व है, और उनके जो जन्म के बाद का समय है वो क्या है, वो ईस्वी है। तो ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले से लेकर के और ईसा मसीह के जन्म के 1100 साल बाद, ठीक, 1100 ईस्वी के बाद तक मतलब का काल पौराणिक काल है। इस काल में पाणिनि की अष्टाध्यायी, चाणक्य का अर्थशास्त्र, योगिनी तंत्र व सूर्य सिद्धांत ग्रंथों और पतंजलि का महाभाष्य भौगोलिक ज्ञान से भरे पड़े हैं इत्यादि प्रकाशित हुए थे, और ये भरे पड़े हैं। ठीक, इसमें भौगोलिक ज्ञान भरा पड़ा है। अगला है उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य। तो उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य अगर आप पढ़ेंगे तो कालिदास की रचनाओं में मेघदूत हो गया, रघुवंश एवं दंडी द्वारा रचित 10 कुमार चरित्र है, बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथों एवं धोपी के पवनदूत हो गया, उस इत्यादि में भौगोलिक ज्ञान भरे पड़े हैं। तो इत्यादि आप देख सकते हो, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें। ठीक, तो इस तरह से आपका जो है ये लेक्चर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे इसके दूसरे वीडियो के साथ जिसका थंबनेल इस प्रकार से होगा, और दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में जो है टॉलमी के द्वारा क्या योगदान दिया गया। और ये टॉलमी जो है वो खगोल विज्ञान के प्रकांड विद्वान थे। तो इनके द्वारा हम जानेंगे कि आखिरकार जो है इनके द्वारा भूगोल के योगदान में, भूगोल के ज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार का योगदान टॉलमी के द्वारा दिया गया। तो नेक्स्ट वीडियो हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स वगैरह में। ओके, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।